नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षेत्रीयतावाद पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रीयतावाद विकासशील समाजों में राष्ट्रीय एकता के सामने प्रस्तुत होने वाली सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए बच्चों, क्षेत्र और राष्ट्रीय एकीकरण, ये राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय एकीकरण के भावात्मक तत्व में जातीय, भाषागत, धार्मिक, क्षेत्रीयता, ये जो है ऐसे तत्व हैं जो संकीर्ण क्षेत्रीयता को बढ़ावा देते हैं। अब क्षेत्रीयतावाद का अर्थ जब हम देखते हैं तो क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के प्रति जागरूक है। भाई, जहाँ कोई बच्चा अगर रहता है, कोई अपने क्षेत्र में रहता है तो उस क्षेत्र से लगाव हो जाता है, भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है और उसके प्रति निष्ठा विकसित हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वो निष्ठा बहुत ज़्यादा हो जाती है और उन हितों को वो राष्ट्रीय हितों के ऊपर रखने लग जाते हैं, तब प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद का तात्पर्य है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की वृहद भावना का विलोम है और इसका उद्देश्य संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित होती है, जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। क्षेत्रीयता की भावना संपूर्ण देश में विद्यमान है और कभी कभी यह आंदोलन के रूप में प्रकट होती है। अब देखिए बच्चों, क्षेत्रीयता भारत हम देखें कि ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीयता का क्या रोल है, इतिहास में भी क्या क्षेत्रीयता विद्यमान रही। तो भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है, अपितु वैचारिक परंपरा, धर्म और संस्कृति से भी इसकी विशालता प्रकट होती है। विदेशी ताकतों ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का शोषण किया। स्वतंत्रता के समय भी दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में तो राजनीतिक चेतना जागृत हुई, किंतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों का विभाजन अंग्रेजों ने तार्किक आधार पर नहीं वरन अपने स्वार्थों के आधार पर किया। देशी रियासतों में थोड़ी बहुत आंतरिक स्वायत्तता थी। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इन रियासतों का सहयोग प्राप्त किया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक एकीकरण की थी। इस संदर्भ में दो समस्याएं आई, राज्यों का भारतीय संघ में विलीनीकरण और भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण। इन दोनों ही समस्याओं के संबंध में पुनर्सीमांकन बहुत बड़ी चुनौती थी और इस तरह क्षेत्रीयतावाद का उदय ब्रिटिश शासन की विरासत है। अब हम देखते हैं क्षेत्रीयतावाद के क्या कारण भारतीय राजनीति में। सबसे पहला तो भौगोलिक कारण। भौगोलिक दृष्टि से भारत के कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं। इन बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, जो भौगोलिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में भी ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जैसे सपोज आप देखिए राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र, हालांकि तेलंगाना तो अलग स्टेट बन गया है, आदि को यदि पृथक राज्यों का दर्जा दें तो वो केरल और नागालैंड से तो बड़े राज्य बनेंगे। तेलंगाना बन ही गया। मारवाड़ का क्षेत्र हम देखते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर को मिला दिया जाए तो वो केरल और नागालैंड से या गोवा से तो बड़े राज्य बनेंगे ही बनेंगे। तो सबसे पहला कारण हो गया भौगोलिक। फिर है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण, कुछ राज्यों में कई भाषा एवं संस्कृति के लोग रहते हैं, उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पे गर्व है। इसी आधार पे कुछ क्षेत्र अपने लिए विशेष स्थिति की मांग करते हैं। फिर ऐतिहासिक कारण। एक राज्य जब पुनर्गठन हो गया, पहले तो देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत थे, अब जब देशी रियासतें को जब भारत में मिला लिया गया तो जो देशी रियासतें उनको ये लगता है कि अगर हमारी रियासत का पृथक राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते, इसलिए उनको लगता है कि हम स्वतंत्र होते तो ठीक रहता। तो ये भी एक क्षेत्रीयतावाद का बहुत बड़ा कारण है। फिर आर्थिक कारण में हम देखें तो भारत के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ क्षेत्र पिछड़ गए हैं। तो जो पिछड़े हुए क्षेत्र उनमें असंतोष फैलता है और क्षेत्रीयतावाद की भावना फैलने लगती है। जैसे राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र में विदर्भ, जहाँ विकास नहीं हुआ है तो उनको लगता है कि हमारा पृथक राज्य होना चाहिए। फिर देखिए बच्चों, भाषा।
भी एक बहुत बड़ा कारण है। उत्तर और दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भिन्न रही है। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसलिए कई बार उत्तर और दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक संघर्ष भी हुए हैं। फिर जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही है वहाँ क्षेत्रीयतावाद की उपप्रवृत्ति दिखाई देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति फैलाने में जाति प्रभावक तत्व रहा है। राजनीतिक कारणों से भी प्रादेशिकता की मांग बढ़ी है। राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएंगे तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। प्रादेशिक दल जैसे डीएमके और अकाली दल आदि ने भी राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की अग्नि प्रज्वलित की है। तो ये तो हो गया आपके क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण। अब क्षेत्रवाद के क्या दुष्परिणाम निकल रहे हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रीयता की भावना जन जीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज हमारा देश बहुत से क्षेत्रों में बढ़ गया। तो क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम में सबसे पहला है बेटा क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। संकीर्ण क्षेत्रवाद का जो प्रथम दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है वह है विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितों को सर्वोच्च स्थान दे बैठता है और उसे यह चिंता नहीं होती कि उससे दूसरे क्षेत्रों को कितना नुकसान होगा। दूसरा देखिए, राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच संबंध भी इससे विकृत होते हैं, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध, चूंकि हमने संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की है तो केंद्र राज्य संबंधों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन शक्तियों के बंटवारे से क्षेत्रीयता के आधार पर राज्यों को लगता है कि हमें अधिक फायदा मिलना चाहिए, केंद्र हमें फायदा नहीं दे रहा है। तो इससे क्या है कि संबंधों में असंतोष पैदा होता है। प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह, क्षेत्रीय नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्र के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। केंद्र सरकार जिसकी तरफ भी थोड़ा सा झुक जाती है वही विवाद का विषय बन जाता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों का पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाता है। फिर इससे बच्चों भाषा की समस्या बहुत अधिक जटिल हो रही है, क्योंकि क्षेत्रीय वफादारी भाषा की समस्याओं को सुलझाने में सहायक होने के स्थान पे उसे और भी जटिल बनाने का कार्य करती है। क्षेत्रीय वफादारी का सीधा संबंध क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव से होता है, जिसके कारण प्रादेशिक भाषा को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की गलती उस क्षेत्र के लोग कर बैठते हैं। परिणाम ये होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल नहीं रह जाती और विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता बढ़ती जाती है। क्षेत्रीयता का यह परिणाम जन कल्याण और राष्ट्रीय प्रगति के दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता। फिर बच्चों इससे राष्ट्रीय एकता को तो चुनौती मिल ही रही है ना। एक तरफ तो हम कहते हैं कि राष्ट्रीय हम सब एक हैं और एक तरफ हम हमारे राज्य को, हम महाराष्ट्रीयन हैं, हम राजस्थानी हैं, हम गुजराती, जब हम ये सोचेंगे तो फिर भारत को एक राष्ट्र कैसे हम मान पाएंगे। तो राष्ट्रीय एकता के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती बन जाती है। क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह राष्ट्रीय एकता की समस्त धारणाओं और भावनाओं पर तुषारपात करती है, क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्र के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वशासन या पृथक राज्य के प्रश्न को लेकर, कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्न को लेकर जो झगड़े और मनमुटाव खड़े हो जाते हैं वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। क्षेत्रीयतावाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति राष्ट्र के लिए हानिकारक है। इसके अतिरिक्त आप देखिए बच्चों, स्वार्थी नेतृत्व एवं संगठन का विकास हो रहा है। इसके कारण ऐसे संगठन विकसित हो जाते हैं जो जनता की भावनाओं को उभारकर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार के नेताओं व संगठनों को न तो क्षेत्रीय हितों और न ही राष्ट्रीय हितों का तनिक भी ख्याल रहता है। उनका समस्त ख्याल तो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने ही स्वार्थों को सिद्ध करने पर केंद्रित हो जाता है। ये कभी भाषा या कभी केंद्र सरकार के पक्षपात के विरुद्ध नारा लगा के आंदोलन होते हैं, तो इससे समस्या जो है बहुत अधिक उलझ जाती है। तो इनसे क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीय एकता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और जब तक इसका समाधान नहीं किया जा सकता तब तक राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्षेत्रीयतावाद को समाप्त करना बहुत अधिक आवश्यक है। बच्चों आपने इसके कारण भी अच्छे से देख लिए हैं, इसका तात्पर्य भी देखा है और इसके दुष्परिणाम में क्या है इनको भी देखा है बच्चों। तो हम
आज के लिए इतना ही। अगला जो हम चैप्टर करेंगे उसमें हम क्षेत्रीयतावाद के किस तरीके क्षेत्रीयतावाद भारतीय राजनीति में दिखने को मिल रही है, क्षेत्रवाद का क्या रूप देखने को मिल रहा है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के क्या जैसे पृथक राज्यों की मांग की जाती है या केंद्र राज्य संघर्ष के रूप में किस तरह से क्षेत्रीयवाद निकल के आता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।